यूनिट 2 ब्रिटिश शासन का विस्तार। इस यूनिट में आप सीखेंगे एंग्लो मराठा युद्ध, ब्रिटिश शक्ति का सुदृढ़ीकरण, गोद लिए हुए बच्चों के उत्तराधिकार अधिकारों का निषेध, सहायक संधि सब्सिडियरी अलायंस, एंग्लो सिख युद्ध, कर्नाटक युद्धों के माध्यम से अंग्रेजों ने अन्य यूरोपीय देशों को भारत में चुनौती देने से रोक दिया। प्लासी और बक्सर के युद्धों के बाद उन्होंने बंगाल पर पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण हासिल कर लिया। 1765 तक उन्होंने भारत के पूर्वी हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। चूंकि दक्षिण और पश्चिम भारत में मराठा और मैसूर राज्य शक्तिशाली थे, इसलिए ब्रिटिश नियंत्रण केवल बंगाल और बॉम्बे क्षेत्रों तक सीमित था। मैसूर के हैदर अली और टिप्पू सुल्तान, साथ ही मराठा पेशवा ब्रिटिश विस्तार में मुख्य बाधा थे। उत्तर पश्चिम में सिख भी एक महत्वपूर्ण शक्ति थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में उभरे रणजीत सिंह ब्रिटिशों के लिए एक बड़ा खतरा थे और उन्होंने सिखों को संगठित करने में सफलता प्राप्त की। ब्रिटिशों ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए 18वीं सदी के मध्य से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक लगातार युद्ध किए। इसके साथ ही उन्होंने सहायक संधि और लैप्स की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी चतुर नीतियों से भी विभिन्न राज्यों को हड़प लिया। इस अवधि में ब्रिटिशों ने 3 एंग्लो मराठा युद्ध, 4 एंग्लो मैसूर युद्ध और 2 एंग्लो सिख युद्ध लड़े। चूंकि एंग्लो मैसूर युद्धों की चर्चा यूनिट 4 में की गई है, इसलिए यहां हम मराठों और सिखों के साथ हुए युद्धों को समझेंगे। एंग्लो मराठा युद्ध। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध 775 से 782। मराठाओं ने मुगल सम्राट शाह आलम दवाई को दिल्ली के सिंहासन पर पुनः स्थापित किया। शाह आलम दवाई बक्सर के युद्ध में पराजय के बाद ब्रिटिश संरक्षण में थे। बाद में सम्राट ने कोरा और इलाहाबाद को मराठाओं को सौंप दिया, जिसे उन्होंने पहले ब्रिटिशों को दिया था। इससे मराठा और ब्रिटिशों के बीच शत्रुता उत्पन्न हुई। इसी दौरान मराठा शक्तिशाली नेता माधवराव पेशवा की मृत्यु हुई, जो मराठाओं के लिए एक बड़ा झटका था। उनके भाई नारायण राव सत्ता में आए, लेकिन उनके चाचा रघोबा रघुनाथ राव ने उनकी हत्या कर दी। इससे पेशवा पद को लेकर आंतरिक संघर्ष शुरू हो गया। मराठा संघ ने नारायण राव के पुत्र माधव राव द्वितीय को पेशवा बनाया। इससे नाराज होकर रघोबा ने ब्रिटिशों से सहायता मांगी। ब्रिटिशों ने इस स्थिति का लाभ उठाना चाहा और 1775 से 1882 तक लंबा युद्ध चला। शुरुआत में मराठाओं को सफलता मिली, लेकिन बाद में उन्हें इलाहाबाद ब्रिटिशों को गंवाना पड़ा। अंत में मराठा संघ युद्ध जारी नहीं रख पाया और सालबाई संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। माधवराव द्वितीय को पेशवा घोषित किया गया। सहायक संधि और लॉर्ड वेलेस्ली साल 1898 से साल 1805 तक। ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार लॉर्ड वेलेस्ली के भारत में गवर्नर जनरल बनने के बाद तेजी से हुआ। उस समय मराठा और मैसूर जैसे शक्तिशाली राज्य कमजोर हो चुके थे, जिससे विस्तार आसान हो गया। लॉर्ड वेलेस्ली ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए 3 नीतियों का पालन किया: सहायक संधि, नए राज्यों के खिलाफ युद्ध छेड़ना और राज्यों को सीधे अपने नियंत्रण में लेना। सहायक संधि की शर्तें: 1. भारतीय राजा को अपने राज्य में ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी। 2. संबंधित राज्य को सेना और सैनिकों के वेतन का खर्च वहन करना पड़ता था, साथ ही राजस्व भी देना पड़ता था। 3. राजा को अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट प्रतिनिधि रखना पड़ता था। 4. राजा बिना ब्रिटिश की अनुमति के किसी अन्य यूरोपीय से संपर्क नहीं कर सकता था। 5. किसी भी संधि के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति अनिवार्य थी। 6. इन सेवाओं के बदले में कंपनी राज्य को आंतरिक या बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती थी। इस नीति के तहत ब्रिटिश भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में आसानी से ले सकते थे। सेना का रखरखाव भी आसान हो गया, लेकिन भारतीय राज्यों को आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ा। हैदराबाद सहायक संधि में शामिल होने वाला पहला राज्य था। बाद में मैसूर, अवध, तंजावुर, मराठा, पुणे, विरार, ग्वालियर और अन्य राज्यों ने भी इस समझौते में प्रवेश किया। दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध 1803-1805। मराठा सरदारों के आपसी मतभेद के कारण यह युद्ध हुआ। होलकर परिवार के यशवंतराव और सिंधिया परिवार के दौलतराव तथा पेशवा बाजीराव दायाई के बीच दुश्मनी थी। 1802 में होलकर की सेना ने सिंधिया और पेशवा की सेना को हरा दिया। इसके बाद पेशवा ने ब्रिटिश से सहायता मांगी। लॉर्ड वेलेस्ली को मराठाओं के मामलों में हस्तक्षेप करने का मौका मिला। पेशवा ने बेसिन की संधि, ट्रीटी ऑफ बसैन के तहत सहायक संधि प्रणाली में प्रवेश किया। अन्य मराठा परिवारों होलकर, ग्वालियर और भोंसले ने इस संधि का विरोध किया।
लॉर्ड वेलेस्ली ने 1803 से 1805 तक विभिन्न मराठा परिवारों की सेनाओं को हराया। हालांकि युद्ध में अत्यधिक खर्च के कारण कंपनी पर आर्थिक बोझ बढ़ा। इस नीति की आलोचना के बाद वेलेस्ली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इंग्लैंड लौट गए, जिससे क्षेत्र में शांति स्थापित हुई। तीसरा, एंग्लो मराठा युद्ध 1817-1818। मराठा परिवारों ने अपनी स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा के लिए पूरा प्रयास किया। यहाँ तक कि पेशवा ने भी कंपनी की पकड़ से आजाद होने की कोशिश की। पेशवा ने पुणे में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमला कर उसे जला दिया। नागपुर के अप्पा साहेब और माल्हार राव होलकर ने भी ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन उन्हें बेरहमी से दबा दिया गया। अंत में पेशवा बाजीराव डायाई ने कोरेगांव और आष्टा में ब्रिटिश से लड़ाई लड़ी, लेकिन बाद में आत्मसमर्पण कर दिया। ब्रिटिश ने पेशवा पद को समाप्त कर दिया और बाजीराव द्वितीय को पेंशन दी। उन्होंने शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को सतारा का शासक बनाया, जो एक छोटा राज्य था, और उन्हें मराठाओं का सांस्कृतिक नेता घोषित किया। इससे मराठा विद्रोह को दबा दिया गया। ब्रिटिश सत्ता का एकीकरण 1818-1857। 1818 से 1557 तक ब्रिटिश ने पूरे भारत में अपने शासन के एजेंडे को पूरा किया। उन्होंने सिंध, अवध और कई छोटे राज्यों पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश शक्ति का सुदृढ़ीकरण 1818 से 1557 के बीच ब्रिटिशों ने पूरे भारत पर शासन करने के अपने उद्देश्य को पूरा किया। उन्होंने सिंध, अवध और कई अन्य छोटे राज्यों पर कब्जा कर लिया। एंग्लो सिख युद्ध 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में राजनीतिक अराजकता फैल गई। ब्रिटिशों ने पूर्ववर्ती राजा के साथ हुई सतत मित्रता संधि का उल्लंघन करते हुए पंजाब पर आक्रमण करने की कोशिश की। दिसंबर 1945 में ब्रिटिशों और पंजाब के बीच युद्ध छिड़ गया। बाहरी खतरे को भांपते हुए हिंदू, सिख और मुस्लिम एकजुट होकर ब्रिटिशों से लड़े। अंततः कुछ गद्दार नेताओं के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1846 में एक अपमानजनक लाहौर संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके बाद ब्रिटिश रेजिडेंट पंजाब का वास्तविक शासक बन गया। इस तरह पंजाब ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीनस्थ राज्य बन गया। सिखों ने ब्रिटिशों द्वारा पंजाब पर सीधे शासन करने के प्रयासों का विरोध किया। इस विरोध का नेतृत्व लाहौर में छत्तर सिंह अटारीवाला और मुल्तान में मूलराज ने किया, लेकिन एक बार फिर पंजाब के लोगों को हार का सामना करना पड़ा। अंत में लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। डलहौजी और लैप्स की नीति। डलहौजी, जो 1948 में भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए, ने भारतीय रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया। उन्होंने लैप्स की नीति अपनाई, जिसके अनुसार भारतीय शासकों के दत्तक पुत्रों को सिंहासन का अधिकार नहीं दिया जाता था। इस नीति के तहत यदि कोई भारतीय शासक बिना संतान के मर जाता है, तो उसके दत्तक पुत्र को सिंहासन पर कानूनी अधिकार नहीं होगा और ऐसी रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। सतारा, नागपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी और जयपुर जैसी रियासतें इस नीति के अंतर्गत आईं। गवर्नर जनरल ने इन राज्यों की स्थितियों को भली भांति समझकर इस नीति को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। इस नीति के कठोर क्रियान्वयन से न केवल शाही परिवारों में असंतोष फैला, बल्कि उन आम लोगों में भी आक्रोश बढ़ा जो अपने राजाओं के प्रति सहानुभूति रखते थे। अपने राजाओं के प्रति प्रेम और वफादारी की भावना ने इस विद्रोह को और भड़का दिया। अंत में यह असंतोष 1857 के सिपाही विद्रोह में बदल गया।